तो पहला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि किसने दी थी? आपको पता होगा कि राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, ठीक है। और पूछा गया है कि इनको युगदूत की उपाधि किसने दी थी? तो राजा राम मोहन राय गुलाम भारत के उन दिनों में जब देश कठिन दौर से गुजर रहा था, तो देश में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब समाज सुधारक की बात करने के लिए, एक स्वतंत्र लोकतंत्र विचार रखने के लिए जो प्रयास किया था राजा राम मोहन राय ने किया था। जैसे सती प्रथा के खिलाफ उन्होंने 1829 में विलियम बेंटिक के साथ उन्होंने क्या किया था, सती प्रथा निषेध अधिनियम लागू करवाया था। और स्त्री शिक्षा, एकेश्वरवाद, ब्रह्म समाज की स्थापना जैसे महान कार्य किए। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने योगदान दिया, सामाजिक पत्रकारिता का उनको अग्रदूत कहा जाता है, ठीक है। कई रचनाओं को मिरातुल अखबार जैसी कई रचनाएं, बंगदूत जैसी रचनाएं करी, और उनके योगदान को देखते हुए युगदूत की संज्ञा किसने दी थी? तो ये जो शख्सियत थे सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इनको युगदूत कहा था, ठीक है। और इनको अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी, इसीलिए इनका नाम राजा राम मोहन राय कहा जाता है, ठीक है। राजा राम मोहन राय क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजा की उपाधि अकबर द्वितीय मुगल सम्राट था, उन्होंने दी थी। और युगदूत किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा राजा राम मोहन राय के बारे में। नेक्स्ट है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन क्या था? इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन एक ऐसा संघ था जो देश में सुधारात्मक पहलुओं की चर्चा करता था, सुधार की बात करता था। और इसकी स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे केशव चंद्र सेन थे। जिस तरीके से ब्रह्म समाज की स्थापना के द्वारा 1828 में स्थापना हुई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा, तो उसमें सुधार की गुंजाइश थी समाज में। उसी तरीके से केशव चंद्र सेन ने भी ब्रह्म समाज से अलग होकर, ठीक है, ब्रह्म समाज से अलग इन्होंने 1870 में इसकी स्थापना करी थी, ठीक है। 1870 में इनकी स्थापना करी थी केशव चंद्र सेन ने। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य था समाज में जो व्याप्त कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, उनको समाधान करना, उनको दूर करना। और इसके लिए उन्होंने एक अलग संघ स्थापना करी थी, 1870 में की थी, ठीक है। आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य महिला समाज की स्थापना में किसका योगदान था? तो वो महान विदुषी और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में विख्यात पंडिता रमाबाई थी। पंडिता रमाबाई ने आर्य समाज की स्थापना 1881 में करी थी। और ध्यान रखिएगा, इन्होंने समाज में स्त्री कल्याण को बढ़ावा दिया, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया, और समाज को आगे लाने में इनका अग्रणी योगदान रहा। इसलिए ये प्रश्न ध्यान रखिएगा, पंडित रमाबाई इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं पाखंड खंडनी पताका सर्वप्रथम कहां फहराई गई? पाखंड खंडनी पताका का संबंध मतलब ये है कि जो पाखंड हैं, जो आडंबर हैं धर्म में, उनके आधार पर जो हम समाज का शोषण कर रहे हैं, या समाज को जो कमजोर वर्ग हैं उनको और कमजोर कर रहे हैं, ऐसे पाखंडों को त्याग करके धर्म का वास्तविक अर्थ समझ करके देश को आगे बढ़ाना, लोगों को तर्क की शिक्षा देना और सही रास्ते पर नैतिकता के मूल्यों पर आगे बढ़ाना। इसके लिए आगरा में स्वामी दयानंद सरस्वती ने पाखंड खंडनी पताका फहराई थी। और उन्होंने आर्य समाज के द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के द्वारा समाज को जागृत करने का काम किया था, ठीक। तो आगरा के माध्यम से उन्होंने आगरा से शुरुआत करी और आर्य समाज के द्वारा समाज को जागरूक करने का, स्त्री शिक्षा और महिला उत्थान के प्रयास किए। आगे आता है प्रश्न, आर्य समाज के विभाजन का आधार क्या था? तो आर्य समाज के विभाजन का आधार क्या था? क्योंकि आपको पता है कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और इसमें उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पत्र या पुस्तक के माध्यम से अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया था। लेकिन यह विभाजन 1893 में इनके बाद के जो नेतृत्वकर्ता थे उनके द्वारा किया गया, और वो शिक्षा के माध्यम के था, ठीक है। शिक्षा के माध्यम के आधार पर हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि कुछ लोग तत्कालीन समय में जो विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी, तो पश्चिमी क्षेत्र में पश्चिमीकरण की शिक्षा थी, तो पाश्चात्य शिक्षा
यानी जो अंग्रेजी शिक्षा हुआ करती थी, क्योंकि तत्कालीन समय में अंग्रेजी शिक्षा का ज्यादा प्रसार हो चुका था, तो पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन, ठीक है, और विरोध, समर्थन और विरोध को लेकर इसका विभाजन हो गया 1893 में हो गया। और समर्थन लाला हंसराज ने किया था और विरोध करने में श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद, ठीक है, और लेखराम मुंशीराम, ऐसे नायक थे। लेखराम मुंशीराम इस आर्य समाज के जो नेतृत्व करता थे, स्वामी श्रद्धानंद, लेखराम मुंशीराम, इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का विरोध किया और समर्थन करने वाले में लाला हंसराज थे, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे बात करेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना का करने वाला जो स्थान है वो है अमेरिका, और अमेरिका में कहा? न्यूयॉर्क में की गई थी, ठीक है। अमेरिका में कहा की गई थी? न्यूयॉर्क में की गई थी। और इसकी स्थापना में दो प्रमुख शख्सियतों का योगदान था, एक कर्नल अलकाट और मैडम एचपी ब्लेवेट्स्की। उनका नाम था मैडम एचपी ब्लेवेट्स्की, ठीक है, ब्लेवेट्स्की का नाम था, और एक कर्नल अलकाट थी, कर्नल अलकाट, इनका योगदान था। और यह जो स्थापना थी ये 1875 में, कब की गई थी? 1875 में। हालांकि भारत में 1882 में की गई थी, मद्रास में की गई थी। एनी बेसेंट इसके प्रमुख सदस्यों के रूप में भी शामिल रही। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। वर्धा शिक्षा योजना कब प्रस्तुत की गई थी? तो वर्धा शिक्षा योजना गांधी जी के बुनियादी शिक्षा सिद्धांतों पर जोर देने के लिए 1937 में वर्धा महाराष्ट्र में, ठीक है, वर्धा महाराष्ट्र में, पुणे में, इसको जो है बुनियादी शिक्षा पर जोर देने के लिए, किस पर? बुनियादी शिक्षा। बुनियादी शिक्षा मतलब जो हमारी सीखने समझने की क्षमता है, आंकिक ज्ञान है, इसको हम सीख पाए और बुनियादी साक्षर हो पाए, ठीक है। इसके लिए वर्धा शिक्षा योजना गांधी जी ने प्रस्तुत की थी, जिसमें हमारे पास कौशल शिक्षा भी निहित थी। तो आज से इतने साल पहले गांधी जी ने कौशल आत्मनिर्भर का ज्ञान दिया था, जो आज हमारी भारत सरकार द्वारा स्किल इंडिया मिशन द्वारा पूर्ण किया जा रहा है। तो वर्धा शिक्षा योजना जो है स्किल डेवलपमेंट पर केंद्रित थी और बुनियादी संख्यात्मक और भाषाई ज्ञान पर आधारित थी। तो 1937 में ये योजना आधारित थी, ध्यान रखिएगा। आगे नामधारी आंदोलन क्या था? इसका नेतृत्व किसने किया था? नामधारी आंदोलन का नेतृत्व राम सिंह ने किया था, 1815 में किया था, पंजाब में किया था, और इसका उद्देश्य था सिख धर्म में नैतिकता लाना और सादगी लाना, सादगी लाना, नैतिकता लाना, सादा जीवन उच्च विचार, यही है जीवन का सार, अर्थात जीवन को उन्नत बनाना। और जो सिख धर्म है, सिख समाज है, उसमें नैतिक मूल्यों का समावेश करना, ठीक, सत्य और जो ईमानदारी है, ऐसे सिद्धांत को इसमें शामिल करना। इसके लिए सुधारात्मक सामाजिक सुधार आंदोलन नामधारी आंदोलन के नाम से राम सिंह के द्वारा प्रारंभ किया गया था 1815 में पंजाब क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, किसे जाटों का अफलातून या प्लेटो कहा जाता है? तो कौन सा व्यक्ति है जिनको जाटों का अफलातून या प्लेटो कहा जाता है, बताइए आप। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जाटों का अफलातून या प्लेटो जिसको कहा जाता है राजा सूरजमल सिंह या सुजान सिंह, इनका नाम था सुजान सिंह या राजा सूरजमल सिंह। ये कौन थे? तो ये भरतपुर के राजा थे, भरतपुर के, ठीक, भरतपुर के कौन से राजा थे? हिंदू राजा थे, और ठीक जाट समुदाय से रिलेटेड थे, जाट शासक थे। इन्होंने, इनकी जो बुद्धि थी, इनकी जो दूरदर्शिता थी, इनकी जो बुद्धिमत्ता थी समाज को आगे बढ़ाने के लिए, वो जाट प्लेटो के समान थी। प्लेटो कौन था? प्लेटो यूनान का प्रख्यात दार्शनिक था, ठीक, और ये सुकरात का शिष्य था। प्लेटो का शिष्य ही अरस्तु है, अरस्तु का ही शिष्य हुआ था राजा सिकंदर। तो
ये जाट जो उपलब्धि दी गई, उपाधि दी गई, प्लेटो की संज्ञा दी गई, इस आधार पर दी गई कि यह राजा प्लेटो के समान दूरदर्शी था, बुद्धिमत्ता युक्त था और समाज को न केवल नेतृत्व दे रहा था बल्कि उनके मानवीय गुणों को भी विकसित कर रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा राजा सूरजमल, और ये राजस्थान के भरतपुर के राजा थे। ठीक, आगे बात करते हैं भारत धर्म महामंडल संस्था। भारत धर्म महामंडल संस्था, जिस प्रकार से अनेक संस्थाएं, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, इनकी स्थापना की गई थी, इनका उद्देश्य था राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से भारत का आत्मिक उत्थान करना, भारत के लोगों का उत्थान करना, ताकि वो अपने मानवीय गुणों को विकसित कर सकें और गुलामी के दौर में आत्मिक उत्थान कर सकें। तो भारत धर्म महामंडल एक ऐसी संस्था थी जिसकी स्थापना करने में पंडित दीनदयाल शर्मा का योगदान रहा, और यह संस्था 1887 में स्थापित की गई थी। ध्यान रखिएगा, 1887 में भारत में भारत धर्म महामंडल संस्था की स्थापना पंडित दीनदयाल शर्मा द्वारा स्थापित की गई थी। और इस तथ्य को ध्यान रखें, आगामी परीक्षाओं के लिए ऐसे छोटे छोटे प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समाप्ति किस संधि के द्वारा की गई थी? तो आंग्ल मैसूर युद्ध का संबंध किससे था? अंग्रेजों और मैसूर के वाडियार वंश के जो शासक रहे टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली, उनके समय में हुआ था युद्ध, और 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। ठीक है, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। उनमें से पूछा गया है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुई? तो जैसा कोई युद्ध होता है तो लास्ट में जब राजा हार जाता है या जीत जाता है, और ना जीते हारे तो बीच में संधि या समझौता हो जाता है, तो वह समझौता मंगलौर की संधि के द्वारा हुआ था 1784 में। ठीक, यह युद्ध जो है 1780 से 84 के बीच लड़ा गया था। 84 में अंततः इस युद्ध की समाप्ति हो गई मंगलौर की संधि के द्वारा, जो हुई थी टीपू सुल्तान के बीच। टीपू सुल्तान कौन था? हैदर अली का पुत्र था, और हैदर अली की मृत्यु के बाद इसी ने नेतृत्व किया, और टीपू सुल्तान, ठीक है, टीपू सुल्तान और अंग्रेज सेनापति के बीच मैकार्टनी उसका नाम था, मैकार्टनी सेनापति था अंग्रेज, उसने और टीपू सुल्तान ने संधि की और इस युद्ध को समाप्त किया। आगे बात करते हैं, सरकार खालसा के नाम से किसने शासन किया था? तो सरकार खालसा क्या था? ये सिख धर्म के जो गुरु हैं, 10 गुरु हुए, उनका सम्मान करने के लिए और उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए राजा रणजीत सिंह ने सरकार खालसा के नाम पर शासन किया था। ठीक है, खालसा एक पंथ था और इसकी स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, ध्यान रखिएगा, 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। रणजीत सिंह जो है पंजाब के सिख सरदार, सिख राजा थे, और मैटकाफ के बीच इनकी संधि हुई थी। उस समय के महान प्रतापी शासक हुआ करते थे। ठीक है, और रणजीत सिंह ने सरकार खालसा के नाम पर शासन किया था। ध्यान रखिएगा, इन्हीं के नाम पर एक प्रश्न पूछा गया था पिछली एमपीपीएससी प्रीलिम्स में कि इनके दादा जो है किस मिसल से संबंधित थे। तो सिख धर्म में कई मिसल थी, जिसमें सुकर चकिया मिसल थी। सुकर चकिया मिसल से इनके दादा महासिंह संबंधित थे। एक प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या हुआ करती थी, किससे संबंधित है? तो ब्लू वाटर पॉलिसी, नीला जल होता है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि अंतरिक्ष से इसमें जल दिखाई देता है, क्योंकि 71% भाग पे पृथ्वी में जल है और 29% में स्थल भाग है। तो पृथ्वी पर जीवन योग्य स्थितियां हैं, इसलिए इसको नीला ग्रह और जीवन योग्य ग्रह कहा गया है। लेकिन नीला जल पॉलिसी किससे संबंधित है? तो कौन सा ऐसा गवर्नर था? तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा, ये पुर्तगाली गवर्नर था, 1505 में आया था, पुर्तगाली गवर्नर था। पुर्तगाली गवर्नर फर्स्ट था। ठीक है, पुर्तगाली गवर्नर ये फर्स्ट था, और यह जो है इसको नीला जल इसलिए कहा गया पॉलिसी इसकी, क्योंकि हिंद महासागर में जो जल परिस्थितियां थी, जहां से नाव जहाज आते जाते थे, वहां पुर्तगालियों के अलावा जिसके भी जहाज आते थे उनसे वो कार्टेज वसूलता था, शुल्क वसूलता था। ठीक है, टैक्स लेता था, और इस प्रकार से एक प्रकार से हिंद महासागर पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, ठीक है, जो जल मार्ग था, उस जल मार्ग पर कंट्रोल करने के लिए इसने
नीला जल पॉलिसी लाई कि इसमें से जो कोई भी जाएगा उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो अरब यात्रियों के जो जहाज हुआ करते थे उनसे वो टैक्स वसूलता था ताकि उन पर नियंत्रण स्थापित कर सके और अपना व्यापार बढ़ा सके। तो वो गवर्नर था फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ठीक है, आगे बात करते हैं। 1926 में गठित लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो हम लोग एमपीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी करें, संवैधानिक संस्था एक होता है लोक सेवा आयोग, केंद्र में होता है यूपीएससी और स्टेट में होता है स्टेट पीएससी। जैसे एमपीपीएससी की बात करें तो ये जो सेवा है ये सरकार के बाद जो निम्न स्तर की सेवा है जो सरकार का स्थायी कार्यपालिका कहलाता है, उसमें ये अधिकारी होते हैं पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, तो 1926 में अंग्रेजों के शासनकाल में गठित हुआ था। ठीक, कब गठित हुआ था? ली आयोग, ली कमीशन एक गठित हुआ था 1921 में। 1924 में इसने रिपोर्ट दी थी और इसकी सिफारिश पर 1926 में 1 अक्टूबर के दिन गठित हुआ था और इसके पहले अध्यक्ष थे सर रोजर वारकर। सर रोजर वारकर या सर रोजर बेकर इनका नाम था, ये इसके पहले अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद स्वतंत्र भारत में उसको नाम दे दिया गया यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग। अब एक प्रश्न पुस्तक पूछा जाता है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? नील कृषक कौन हुआ करते थे? क्योंकि बिहार में एक प्रथा चलती थी, 3 कठिया प्रथा। 3 कठिया प्रथा में किसानों को अपनी जमीन के 20वें हिस्से पर 3/20 भाग पर, यानी अगर उसकी जमीन 20 बिस्वा है तो 20 बिस्वा में 3 बिस्वा में उसको किसकी खेती करनी पड़ेगी? 3 कठिया प्रथा कहलाता था ये। ठीक, और इसमें 3 हिस्से पर ये कुल होता था, कुल में इसमें नील की खेती करना अनिवार्य था। और मान लीजिए वो खेती में इस हिस्से में बहुत अनाज नहीं होता था तो उनके खाने पीने की चीजों में कमी पड़ जाती थी। तो इस प्रकार से इस नीति के द्वारा जो 3 हिस्से पर 20 हिस्से में 3 हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया। तो वहां नील की खेती तो होने लगी लेकिन खाद्यान्न की कमी होने लगी, तो भूखमरी हुई, बेरोजगारी हुई और कुपोषण हुआ, किसानों की दुर्दशा बहुत बढ़ गई, टैक्स भी वसूला जाने लगा। तो ये सारी कहानी, ये सारा दर्द जिस पुस्तक में लिखा गया है वो पुस्तक नील दर्पण है। और नील दर्पण एक नाटक है। ठीक, नील दर्पण क्या है? एक नाटक है और इसकी रचना करने वाले व्यक्ति हैं दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक नाटक में नील कृषकों की दुर्दशा की कहानी वर्णित की है। और बाद में यही पुस्तक, क्योंकि विचार क्या होते हैं? विचार दूर तक यात्रा करते हैं। ठीक है, विचारों का प्रभाव समाज पे पड़ता है। फिर इसी के बाद हुआ था नील विद्रोह हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं। किसने सिविल सेवा परीक्षा के लिए 21 वर्ष से आयु घटाकर 19 वर्ष कर दिया था? तो कौन सा ऐसा गवर्नर वायसराय था जिसने उम्र घटा दी थी? वो वायसराय था लॉर्ड लिटन। बहुत क्रूर शासक, क्रूर गवर्नर जनरल था क्योंकि भारत के लिए अच्छा नहीं था। इसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी लाया था, वर्नाक्यूलर प्रेस कानून। ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस कानून ऐसा कानून था जिसमें लिखा था कि यदि भारतीय भाषा की किसी भी अखबार में कोई चीज छपती है तो उसको जो है, यदि सरकार विरोधी होगी तो सारी संपत्ति उसकी प्रेस सहित जब्त कर ली जाएगी। यानी हमारी भारतीय भाषा में कोई अगर अखबार छपता है जिसमें अंग्रेजों की आलोचना लिखी हो उसको जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, ऐसी इसकी इस कानून में व्यवस्था थी। और यही वो व्यक्ति था जिसने 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी। इसलिए कर दी थी क्योंकि अंग्रेज तो इसके लिए सक्षम थे, उनको बराबर शिक्षा दी जाती थी, लेकिन शिक्षा दी जाती थी और 19 वर्ष में वो क्लियर कर सकते थे। लेकिन भारतीय जो है 21 वर्ष तक सीखते सीखते इनको टाइम लगेगा, तो भारतीय व्यक्तियों का सिलेक्शन ना हो पाए, इसलिए इसने ऐसा प्रावधान किया था, ऐसा व्यवस्था करी थी। आगे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन थे? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष जो थे वो, उनका नाम है राधाकांत देव। राधाकांत देव ने 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करी थी और अन्य कई संगठन स्थापित हुए देश की आजादी के लिए। जैसे एक हुआ था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्थापित किया गया था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ठीक, और इंडियन नेशनल एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित किया गया था। ऐसे बहुत सारे संगठन हैं, उनको ध्यान रखेंगे। नाम कूका विद्रोह क्या था? कूका विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ, एक प्रश्न है, तो बताना है आपको। कूका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, इसकी शुरुआत किसने करी थी? भगत जवाहरमल। और यह विद्रोह 1840 में हुआ था
पश्चिमी पंजाब में हुआ था, ठीक, पश्चिमी पंजाब में हुआ था। वहां के किसानों ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था और इनका नाम था भगवत जवाहर मल। ये नेतृत्व करता थे कूका विद्रोह के, ठीक है। किसान कौन होते हैं? किसान अन्नदाता होते हैं। अगर किसानों से कोई लड़े भिड़ेगा तो उसका अंत निश्चित होता है, ठीक है। किसानों पर अत्याचार करने वाले अंग्रेजों को एक दिन भारत से जाना पड़ा। पिछले कुछ समय से आप देखे होंगे कि भारत में भी आंदोलन, किसान आंदोलन हुआ था, लगातार 1.5 साल तक चला था। बाद में सरकार झुक गई और तीनों कानूनों को वापस ले लिया, ठीक है। तो यहाँ ये विद्रोह हुआ था, ध्यान रखिएगा, भगत जवाहर मल थे। आगे बात करते हैं, कांग्रेस को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? तो ये कथन जो है एक्चुअल में कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा गया था और आलोचना करने वाले व्यक्ति लाला लाजपत राय थे। और आप एक पढ़े होंगे लाल बाल पाल, ये जो त्रिवेणी है लाल बाल पाल की, ये बताती है कि 3 उग्रवादी नेताओं का समूह है ये। लाला से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल। ये त्रिवेणी ने उग्रवादी संगठन को, उग्रवादी विचारधारा को बहुत आगे बढ़ाया और भूपेंद्र नाथ दत्त, बारेंद्र कुमार घोष, अरविंद घोष जैसे क्रांतिकारियों को आगे बढ़ाया। इन्होंने ही कहा था कि शिक्षित भारतीयों का राष्ट्रीय मेला है, बाकी कुछ नहीं है। इन्होंने ही कहा था कि कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन के मस्तिष्क की उपज है। तो ध्यान रखिएगा, जो हम सेंटेंस या कुछ तथ्य बताते हैं उनको आप अपनी पुस्तक में नोटबुक में नोट करते चलें, आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। लाला लाजपत राय ने क्या कहा था कि कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन के मस्तिष्क की उपज है, क्योंकि लॉर्ड डफरिन उस समय गवर्नर जनरल वायसराय था हमारे देश में जब कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, गोपाल कृष्ण गोखले किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी? भारत सेवक मंडल या भारत सेवक सोसाइटी, ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी ये 12 जून 1905 को। 12 जून 1905 को इन्होंने जो स्थापना की थी उसकी स्थापना पुणे में की थी। और भारत सेवक समाज या भारत सेवक मंडल कहा जाता था। गोपाल कृष्ण गोखले एक उदारवादी नेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले कैसे नेता थे? कांग्रेस के उदारवादी नेता थे और यही जो है राजनीतिक गुरु थे। यही राजनीतिक गुरु थे किनके? महात्मा गांधी के। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1905 में इन्होंने भारत सेवक समाज की स्थापना करी, पुणे में की थी, ध्यान रखिएगा। और यही वो नेता थे जो 1905 में वाराणसी में हुए कांग्रेस सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। शिवाजी महोत्सव, गणेश महोत्सव का आयोजन कब किया गया था? तो अंग्रेजों के जमाने में, अंग्रेजों के शासनकाल में ऐसा कोई कार्य जो किया जाए अंग्रेज विरोधी, वो अंग्रेज गिरफ्तार कर लेंगे, उनको जेल में डाल देंगे। ऐसी कोई गतिविधियां नहीं होंगी जो अंग्रेजों के खिलाफ में होंगी। तब भारतीय क्रांतिकारियों ने, भारतीय नेताओं ने ऐसी तरकीब सोची कि अंग्रेजों का विरोध भी न समझ में आए और हमारी जो क्रांति है, हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन के कार्यक्रम है वो भी सुचारू रूप से चले। तो एक ऐसा ही प्रोग्राम कराया बाल गंगाधर तिलक जी ने, और वो प्रोग्राम था शिवाजी महोत्सव और गणेश महोत्सव। माने शिवाजी की जयंती, शिवाजी के राज्याभिषेक, ऐसा शिवाजी महाराजा के उपलक्ष्य में उत्सव आयोजन कराना। अंग्रेजों को ये लगे कि ये अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हमारी वहाँ राष्ट्रीय कार्यक्रम की रूपरेखा बनेगी, हमारे आंदोलन की रूपरेखा बनेगी। ऐसा ही एक था गणेश महोत्सव। हम लोग 8, 9, 10 दिन तक जो गणेश जी की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, वो कार्यक्रम उस समय केवल एक धार्मिक कार्यक्रम न होकर के वो एक्चुअल में राजनीतिक जो नीति विमर्श है उसका केंद्र हुआ करता था। उसके लिए महोत्सव आयोजित किया गया था अंग्रेजों को चकमा देने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन उग्रवादी दल का नेता नहीं था? तो इसमें से कौन शामिल नहीं है उग्रवादी दल के नेताओं में? तो हमने बताया कि एक लाल बाल पाल की त्रिवेणी थी। ठीक, इसको आप भूलिएगा नहीं, ये हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल, ये लोग उग्रवादी दल के नेता तो थे ही। इन्हीं के जो साथ में दोस्त थे ये थे विष्णु कार्तिक चिपलंकर, अश्विनी कुमार दत्त, राजनारायण बोस। लेकिन मदन मोहन मालवीय जो है ये उदारवादी नेताओं में शामिल थे, ये उग्रवादी दल के नेता नहीं थे। ये कौन से थे? उदारवादी थे। उदारवादी कौन थे? मदन मोहन मालवीय। इन्होंने ही वाराणसी की जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसको स्थापना करी है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। वांडीवास के युद्ध में किसने अंग्रेजों का नेतृत्व किया? तो वांडीवास का युद्ध हुआ था, इतिहास में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था?
तो बताइए इसमें कौन सेनापति था अंग्रेजों का? वांडीवास का युद्ध जो हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, अंग्रेजों और फ्रांस के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1760 में हुआ था। ठीक है, 1760 में हुआ था और ये आयरकोट के नेतृत्व में हुआ था। तो सर आयरकोट उसका नाम था अंग्रेज सेनापति का, और ये 1760 में हुआ था, अंग्रेजों फ्रांसीसियों के बीच हुआ था और फ्रांसीसी पूरी तरह से पराजित हो गए थे। ठीक है, और भारत में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हो गई थी। बाद में बक्सर का युद्ध हुआ और पूरी तरीके से फिर अंग्रेजों का कानून लागू हो गया। किस कानून के माध्यम से? कंपनी के सारे व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। एकाधिकार का मतलब होता है पूरा उसका जो अधिकार था वो सब समाप्त कर दिया जाना, समाप्त का। ठीक है, तो संपूर्ण व्यापारिक अधिकार, चूंकि 217 साझेदारों के साथ 1600 ईस्वी में स्थापित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार के लिए आई थी, जिसके लिए रानी एलिजाबेथ प्रथम ने अनुमति भी दी थी। लेकिन ये जो व्यापार करने के उद्देश्य से आई भारत कंपनी, देश में शासन भी करने लगी, उसके पास कार्यों का बोझ बढ़ गया। तब भारतीयों के विरोध को देखते हुए कई कानून भी संसद में पारित किए गए ब्रिटिश संसद के द्वारा। उसी में से एक कानून था 1813 का चार्टर एक्ट, जिसमें कहा गया था कि चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार, चीन के साथ, ठीक है, चाय के साथ व्यापार प्लस चीन के साथ व्यापार ये लागू रहेगा। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा कहा गया कि पूरा अधिकार समाप्त कर दिया जाएगा। पूरा अधिकार क्या किया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, 1833 का चार्टर एक्ट इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, मनसबदारी व्यवस्था का संबंध किससे है? तो बताइए मनसबदारी व्यवस्था क्या हुआ करती थी? मनसबदारी व्यवस्था मुगल काल में सम्राट अकबर द्वारा प्रारंभ एक प्रशासनिक व्यवस्था थी। ठीक, क्या थी? एक प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसमें सैन्य मामले और सिविल मामले, सिविल का मतलब होता है नागरिक और नागरिक का मतलब होता है अधिकारी वाला, तो अधिकारी हो या सेना हो, इन दोनों संबंधी मामलों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था का गठन मनसबदारी व्यवस्था कहलाता था। और यह जो है अकबर के समय मुख्य रूप से प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और कब लगभग? तो इसका लगभग सन था 1567 ईस्वी। 1567 ईस्वी के आसपास इस व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था। ठीक है,